आज हम चर्चा करेंगे अंतिम चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट 1853। इसके पहले तक हमने तीन चार्टर एक्ट 1793, 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट की बात की थी और देखा था कि ग्रेजुअली भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थिति में, उसके पावर्स में कैसे चेंज होते जा रहे हैं। हालांकि एक चीज सामान्य थी तीनों में कि तीनों चार्टर एक्ट का एक निर्धारित काल था। 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा दिए गए थे। लेकिन 1793 के से हम देख रहे हैं कि चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर निरंतर अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और साथ ही कंपनी के जो व्यापारी के एकाधिकार थे उनको सतत समाप्त करने का प्रयास किया था। और 1833 में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुका था। अब आगे की जो परिस्थिति बनी 1833 और 1853 के मध्य, क्योंकि इस समय तक अगर हम देखते हैं कि काफी कुछ मांगे उठने लगी थी। एक मांग थी कि इंग्लैंड में जो ड्यूअल सिस्टम है उस ड्यूअल सिस्टम को बंद किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये जो दोहरा नियंत्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी पर, वह एक तरह से काफी बोझिल है और समय की बर्बादी है। किसी भी निर्णय को लेने में काफी विलंब होता है और इसीलिए इसको समाप्त करते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके अंदर काउंसिल के। तो एक मांग थी इस ड्यूअल सिस्टम को समाप्त करने की। हालांकि आगे चल के होगा। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रेसिडेंसी थे भारत में, जैसे फोर्ट विलियम कलकत्ता की, मुंबई की या मद्रास की, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मांग की थी कि इस ड्यूअल सिस्टम की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके काउंसिल की नियुक्ति की जाए ताकि भारत के संदर्भ में शीघ्र निर्णय हो सके। और साथ ही इन्होंने मांग की कि 1833 के चार्टर एक्ट से जो विधायी अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अपर्याप्त है। इसलिए भारत की व्यवस्था के एक सफल संचालन के लिए और समय पूर्ण निर्णय लेने के लिए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि यहाँ के गवर्नर जनरल्स को और गवर्नर को पर्याप्त विधायी अधिकार हो। या गवर्नर जनरल के अंतर्गत चूंकि 1833 में पूरा शासन आ चुका है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास वो तमाम विधायी अधिकार होने चाहिए कि भारत के संदर्भ में वो पर्याप्त निर्णय ले सके। क्योंकि सब कुछ अगर इंग्लैंड से डिसाइड होगा तो उसमें काफी विलंब होता है भारत के संदर्भ में निर्णय लेने का। साथ ही यह भी कहा गया कि इस एक्ट में चूंकि बंगाल का जो गवर्नर है वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है, इसीलिए अब बंगाल के लिए, बंगाल फोर्ट विलियम के लिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग से गवर्नर की व्यवस्था की जाए। क्योंकि गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम का गवर्नर भी हो और संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल भी हो,
इससे कहीं ना कहीं उसका जो लगाव होगा बंगाल के प्रति ज्यादा, तो वो संपूर्ण भारत को एक पक्षीय एक अंश से नहीं दे सकता, तो उसकी निष्पक्षता नहीं हो सकती, और साथ ही उसके काम भी काफी बढ़ेंगे। इसीलिए गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासन से मुक्त होना चाहिए, ताकि वह भारत में ब्रिटिश शासित संपन्न समस्त जो क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में समान रूप से निर्णय। नेक्स्ट, चूंकि 1833 के चार्टर एक्ट के पास होने के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का काफी तेजी से विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने प्रयास किया अफगानिस्तान में युद्ध करने का 1839 में, लेकिन उनकी पराजय हुई, और उसके बाद उन्होंने 43 में सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को जीता, और सिंध एक नया प्रांत भारत को मिला। वैसे ही हम देख रहे हैं कि सिख युद्धों के द्वारा, प्रथम सिख युद्ध, दूसरे सिख युद्ध के बाद जो पंजाब का प्रांत था, चूंकि दिलीप सिंह की से संधि हुई, और उस संधि के बाद पंजाब जो प्रांत था वो पंजाब प्रांत भी 1849 में ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। तो इस तरह से जो पश्चिमी सीमा है, उस पश्चिमी सीमा पर दो बड़े प्रांत, एक सिंध और दूसरा पंजाब, ये ब्रिटिश शासित क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। इसके अलावा मध्य भारत में डलहौजी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि उसकी जो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, उसके तहत सतारा हो, झांसी हो, नागपुर हो, भरतपुर हो, उदयपुर हो, तो उसने लगातार जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, हड़प नीति है उसके तहत इन राज्यों को जीता, और उसको मध्य भारत के इन सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन में मिलाया है। बाद में अवध को भी मिलाया गया, और अवध भी चूंकि उस समय तक सब्सिडी अलायंस में था, तो अवध को 1856 में अंतिम बार उसने मिलाया था, तो अवध भी ब्रिटिश शासन का भाग हो गया। तो डलहौजी ने ब्रिटिश शासन के क्षेत्र को काफी व्यापक कर दिया था। इसके अलावा इस समय तक, क्योंकि 1824-26 से बर्मा का प्रथम युद्ध हुआ, 1852 में बर्मा का सेकेंड युद्ध हुआ, तो लोअर बर्मा, पेगू, ये सब भारत के अंतर्गत आ गए। तो जो पूर्वी सीमा पर भी काफी क्षेत्र बढ़ रहा है, पश्चिमी सीमा पर भी काफी क्षेत्र बढ़ रहा है, और भारत के अधीन मध्य भारत में भी काफी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लेकर मध्य भारत में काफी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। इस क्षेत्रीय विस्तार के साथ ही कुछ और समस्याएं भी थी कि क्या इतने बड़े क्षेत्र को पूर्व में जो विद्यमान प्रेसिडेंसी है, क्योंकि उस समय तक 3 ही प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तो क्या कुछ और नई प्रेसिडेंसी बनाने की जरूरत है ताकि इन क्षेत्रों के प्रशासन को बेहतर रूप से देखा जा सके। तो एक प्रश्न तो ये भी था कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नए जो प्रांत हैं उनको बनाया जाए, प्रेसिडेंसी नहीं कहें तो जो नए प्रांत होंगे, नए गवर्निंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया होंगे, उनको डेवलप करने की जरूरत होगी। साथ ही एक मांग ये भी थी कि जो जिस तरह से संपूर्ण सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया गया 1833 के बाद, ग्रेजुअली सत्ता का केंद्रीकरण होते जा रहा था, और उसमें कहीं भी भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, हालांकि अभी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में मामले के लिए तो एक पावर का धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। एक मांग डिसेंट्रलाइजेशन का था, हालांकि 1853 में इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, एक्सेप्ट कि जो सिविल सर्विसेज थे उनको सबके लिए खोल दिया गया।
तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात भी यहाँ से मांग उठी थी। ये परिस्थितियां थी। इन्हीं परिस्थितियों में लॉर्ड डर्बी ने 1852 में पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दिया कि भारत के लोगों के हित को देखते हुए जो मानवतावादी ही है, नैतिकता है या धर्म के आधार पर यह जरूरी है कि या बुद्धिमत्ता पूर्वक भी होगा कि भारत के लोगों को ग्रेजुअली क्रमशः जो भारत के आंतरिक प्रशासन है उसमें उनकी हिस्सेदारी दी जाए, उनके निर्देशन के अंतर्गत कार्य करने की उनको स्वतंत्रता दी जाए। और इसीलिए लॉर्ड डर्बी के इस कथन के बाद संसद ने 2 कमेटी नियुक्त की और इन कमेटियों ने जो अपनी अनुशंसा दी उसी अनुशंसा के आधार पर 1853 का चार्टर एक्ट लागू किया गया। अब हम देखेंगे इस चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। सबसे पहला प्रावधान रहा है 1853 के चार्टर एक्ट का कि 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का भारत में जो अधिकार था उसका नवीनीकरण किया। और यह नवीकरण के लिए जो शर्त रखी गई वह यह थी कि कंपनी का कि यह जो समय सीमा होगी वह तब तक रहेगी जब उस समय महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया थी, तो उनका या उनके उत्तराधिकारी बाद में उनके सक्सेसर्स होंगे, तो उनके जब तक विश्वास बना रहेगा तब तक कंपनी का भारत में शासन बरकरार रहेगा। तो यदि ब्रिटिश संसद इस बीच कभी भी निर्णय लेती है तो उस क्राउन की इच्छा से तो कंपनी के इस भारतीय प्रशासनिक जो अधिकार है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए यह 1853 का चार्टर एक्ट इसके पूर्व के तीनों चार्टर एक्ट से अलग इसलिए है कि 1793, 1813 और 1833 में 20 वर्ष की एक निश्चित समयावधि के लिए इसको भारत में उसकी सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 1853 में यह अवधि कोई निश्चित नहीं थी। यह 10 वर्ष भी हो सकता है, 20 वर्ष भी हो सकता है, 50-100 वर्ष, जब तक अगर ब्रिटिश क्राउन चाहे और जब तक उसके विश्वास में कंपनी रहे या उस तरह का कार्य करे या तब तक उसके पास ये अधिकार रह सकते हैं। तो कोई निश्चित समय सीमा इसके लिए आवंटित नहीं की। नेक्स्ट, इस चार्टर एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे, चाहे सेक्रेटरी और उसके अधिकारी, उनकी सैलरी ब्रिटिश सरकार तय करेगी कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय होगा या कंपनी तय नहीं करेगी। और उनका जो पेमेंट होगा वह पेमेंट भारतीय रेवेन्यू से या भारत के जो फंड होंगे उससे दिया जाएगा, कंपनी के फंड से दिया जाएगा। कंपनी का फंड क्या, भारत का जो रेवेन्यू है उससे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो काफी महत्वपूर्ण है और हमको देखना होगा कि कैसे कंपनी पर संसद ने अपने प्रभाव को बढ़ाने का और प्रयास किया। तो इसके तहत हम देखते हैं कि इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके सदस्यों की संख्या घटा दी। इसके पहले हम लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी है, 24। अब इसको घटा के 18 करते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 करते हैं। अब इस 18 में 1/3 का मतलब जो 6 होंगे वे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत किया जाएगा। यानी 2/3 ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोप्राइटर्स हैं उनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनेंगे। अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है।
साथ ही इसके पहले तक हमने 1833 तक देखा था, चाहे हेलिसबरी के कॉलेज हो, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार था, एक भारत में नियुक्त जो कंपनी के अधिकारी थे वे उसके संरक्षण में थे और उनकी नियुक्ति में उसका वर्चस्व था। लेकिन अब चूंकि भारत का जो प्रशासनिक सेवा पद था उस समय, जो आईसीएस का पद था, इंडियन सिविल सर्विसेज, वह ओपन कंपटीशन से होने लगा। और हमने 1833 के एक्ट में एक प्रावधान देखे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे कि जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, और क्या था, आवाज नहीं आ रही है किसी की, चलिए, तो के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और इसलिए अब चूंकि भारत में जो नियुक्ति होनी है वह ओपन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी थी, और इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि यह सभी के लिए खुली होगी, चाहे भारतीय हो या ब्रिटिश के लोग हों। यह ठीक है कि भारतीयों को उस समय इस कंपटीशन में उतरना काफी कठिन था, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे उम्र की सीमा भी निरंतर घटाने का प्रयास किया गया, और लिटन तक आएंगे तो हम देखेंगे कि वो घटाकर जो अधिकतम उम्र है उसको भी उसने 19 साल कर दिया है, कि अगर 19 साल में आप कर पाए तो ठीक है, और अन्यथा आप मैक्सिमम एज ही 19 कर दिया था उसने। तो पहले 23 था, 21, फिर 19, तो और उस समय लैटिन सीखना, ब्रिटेन जाना, ब्रिटेन परीक्षा देना, भारत में एग्जाम भी नहीं होता था, तो ये काफी कठिन था। इसके तहत कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया कि वो नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं या पुराने जो प्रेसिडेंसी हैं उनका नए ढंग से सीमांकन कर सकते हैं, उनकी नई सीमा रेखा निर्धारित कर सकते हैं, और पुराने प्रेसिडेंसी से ही नई प्रेसिडेंसी का भी निर्माण कर सकते हैं, ताकि जो प्रशासन व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा यह कहा गया कि वह उन नए प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त कर सकता है, और इसी के तहत 1859 में पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। इस अधिनियम के तहत ही आगे चल के आसाम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंस 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बना है, ये 3 नए प्रोविंस बनाए गए। तो आसाम का, बर्मा का और सेंट्रल प्रोविंस 3 इसके तहत ही बने। इसके अलावा यह भी इस व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश क्राउन एक नया विधि आयोग की स्थापना कर रही इंग्लैंड में, ताकि भारतीय विधि कमीशन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ जो विधि बनाने की प्रक्रिया थी, जो काम था वो लगभग पूर्ण हो चुका था, तो उसकी समीक्षा करके वो उसको अंतिम रूप दिया जा सके। भारत के दृष्टि से और एक तरह से प्रशासनिक स्वतंत्रता के दृष्टि से जो काफी महत्वपूर्ण है कि 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार व्यवस्था की गई कि जो अभी तक कार्यपालिका ही विधायिका का भी काम करती थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकार दोहरे काम थे। पहली बार विधायिका और कार्यपालिका को गवर्नर जनरल के काउंसिल में उसको विभाजित किया गया, और कहा गया कि जो विधायिका होगी वह कार्यपालिका से अलग होगी, और इसीलिए गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए सदस्य विधायिका के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जोड़े गए। और इस तरह से
एक भारत में सेंट्रल गवर्नर जनरल के जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मार्ग है वो इससे प्रशस्त होता है। या इसका काम लेजिस्लेटिव काउंसिल लगभग, हालांकि आकार बहुत छोटा है, उसमें कोई भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था की गई कि भारत के विभिन्न जो प्रांत हैं उन प्रांतों के गवर्नर के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हो, ताकि प्रांतीय व्यवस्था में उनका भी प्रतिनिधित्व इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, क्या और किसी प्रांत की अनदेखी। लेकिन जहां तक बात थी भारतीयों की, तो भारत के किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी वर्ग का हो, चाहे व्यवसायी वर्ग का हो या दूसरे वर्ग के हो, उनको इसमें कोई प्रतिनिधित्व अभी देने का प्रयास नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल लगभग ब्रिटिश संसद के आधार पर काम करती थी, हालांकि बहुत प्रोसेस जो है, प्रक्रिया इसके अधिकार बहुत सीमित है। लेकिन एक प्रारंभ हुआ कम से कम विधायी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का, कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से विधायिका के निर्माण का। जैसा कि मैंने कहा था कि गवर्नर को प्रत्येक प्रांत के लिए एक सेपरेट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना हो। तो इसमें बंगाल के संदर्भ में कहा गया कि बंगाल का के लिए एक अलग से फोर्ट विलियम का अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, जैसे मद्रास और बॉम्बे में होता है। और जब तक गवर्नर सेपरेट गवर्नर की व्यवस्था नहीं होती, उसकी नियुक्ति नहीं होती, तब तक गवर्नर जनरल को यह अधिकार हो कि वहां पर किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करें। तो इस तरह से बंगाल में भी यह व्यवस्था करने का प्रयास किया गया कि वहां पर भी एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव हेड हो जो वहां का निर्णय देख सके, प्रशासनिक अधिकारी हो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनके दायित्व से मुक्त कर सके। तो इसका सेक्शन 17 था, उसके तहत डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया नई प्रेसिडेंसी को स्थापित करने का और गवर्नर जनरल को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का। तो इसके तहत हम देखते हैं कि उनको निर्देशित किया गया है, अधिकार दिए गए हैं कि वह नई प्रेसिडेंसी का, जो भारत शासी क्षेत्र है उसमें नई प्रेसिडेंसी का निर्माण कर सके और उसके लिए नई प्रेसिडेंसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जा सके। नेक्स्ट, इस समय आकर जो लॉ मेंबर है वह गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल टाइम मेंबर बन गया है, यानी अब उसको वोट देने का भी अधिकार था। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इंलार्ज करते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें 6 सदस्य अब हो चुके थे, तो 6 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो टोटल 12 सदस्य थे। इन 12 सदस्यों में से एक गवर्नर जनरल था, दूसरा कमांडर इन चीफ था और 4 गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य थे, जिसमें से एक लॉ मेंबर भी था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, दूसरा रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, 4 रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग प्रेसिडेंसी के थे, जिसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इन चारों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से कुल 12 सदस्य हुए कि 6 तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और 4 मेंबर जिसमें लॉ मेंबर भी शामिल है, और इसके अलावा एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक रेगुलर जज वहां का, 2 ये हो गए और 4 अलग अलग का। तो इस तरह से कुल 12 मेंबर काउंसिल में। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह एक वाइस प्रेसिडेंट को भी मनोनीत कर सकते।
अंत में यह भी निर्णय था कि जो भी विधायिका या द्वारा निर्णय होंगे, जो भी नियम बनेंगे, उसको गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य किया जाएगा, मान्य होगा। यानी कहीं गवर्नर जनरल काफी महत्वपूर्ण था, और गवर्नर जनरल की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विधायिका द्वारा पारित जो कानून है उनको रोक भी सकती थी, तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल था। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह 2 सिविल सर्वेंट को नियुक्त कर सकते, ताकि उसको लागू नहीं किया सकता। कुछ तकनीकी कारण से उसको लागू नहीं हो पाया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यह अधिकार था कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित जो विधेयक हैं उनको वीटो कर सके। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुद्दे जो होते थे उनका मौखिक रूप से डिबेट होता था, और उसके बाद अगर कोई विषय महत्वपूर्ण होते थे तो उसको सेलेक्ट तो यह प्रमुख प्रावधान है चार्टर एक्ट 1853 के। और इसमें जो सबसे प्रमुख विशेषताएं रही हैं कि पहली बार कार्यपालिका और विधायिका को गवर्नर जनरल के काउंसिल ने अलग अलग करने का प्रयास किया है, और इस तरह से इसने आधुनिक प्रजातंत्रीय व्यवस्था की भारत में पहली नींव रखी है। गवर्नर जनरल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आधुनिक पार्लियामेंट का उस समय ब्रिटिश शासन में एक प्रारूप था, और उसके आधार पर धीरे धीरे वह सशक्त होता गया, और तब 1935 में आकर वह एक सक्षम, चाहे केंद्र में हो या प्रांत में हो, एक रूप ले पा रहा है। इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं था, इंडिफिनिट पीरियड के लिए यह चार्टर एक्ट कंपनी को अधिकार देता है, और ब्रिटिश संसद जब चाहे इसको समाप्त कर सकता था। तो पूर्व के तहत यह 20 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी 6 क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे, और भारतीयों की दृष्टि से जो काफी महत्वपूर्ण रहा कि सभी डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करते हुए भारतीयों को भी ओपन जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम था उसमें बैठने की स्वतंत्रता दी गई, उनके साथ भेदभाव खत्म करने का प्रयास किया गया, और एक जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम था उसको प्रारंभ करने का प्रावधान 1853 एक्ट में। साथ ही जो, जैसे कि मैंने कहा, प्रादेशिक सदस्यों को, चाहे बंगाल, बॉम्बे, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उनके सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तो आपका ये है चार्टर एक्ट 1853, और यह कुछ अर्थ में काफी महत्वपूर्ण भी है।